अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं होंगे खैरियत से होंगे और आपका जो दिन है उसका आगाज़ भी बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा, बल्कि ये नए दिन का आगाज़ है और साथ ही साथ नए हफ्ते का भी आगाज़ है। और हम भी कोशिश करेंगे कि जनाब अपने प्रोग्राम के थ्रू बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है आप तक पहुंचाई जा सके जिसका कह लें कि डायरेक्टली हमारे जितने भी मसाइल होते हैं उनसे लिंक होता है और उसका सोल्यूशन हम आप तक लेकर आएँ। तो अभी हम ज़िंदगी के बारे में ही बात कर लेते हैं। कहते हैं कि जनाब ज़िंदगी एक झूल है, कभी आपको आसमानों सी बुलंदी दिखाई देगी तो कभी ज़मीन की गहराई में दफन हुआ आप महसूस करेंगे। और ये कितनी सीधी सी बात है कि ज़िंदगी जहाँ जीत और कामयाबी है वहाँ हार और नाकामी भी है, मगर हम इतनी सी बात तस्लीम करने से ना कहीं कतराते हैं शायद, या फिर खौफ खाते हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ को उसकी हकीकत के साथ ही तस्लीम किया जाए? और उससे बेहतर भला क्या ही तरीका हो सकता है कि जब हम हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं तो कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं रहता है, या फिर कोई भी हार नहीं रहती है, और वो जीत की तरफ जाने वाला रास्ता भी बन जाती है। यही वजह है कि हमें अपनी नाकामी को तस्लीम करना चाहिए, और ये काम जितनी जल्दी हो जाए ना उतना ही बेहतर होता है। वो लोग जो हार मानने के बजाय डट जाते हैं ना, या जिनकी फितरत उस लचक से आ रही रहती है, उनके साथ दो किस्म के मसले रहते हैं ज़िंदगी में। या तो वो कभी पूरी हिम्मत से मैदान में उतरते ही नहीं हैं, या फिर एक बार गिरने के बाद दूसरी बार उठने की हिम्मत नहीं करते हैं। याद रखें कि जंग में बहादुरी का मुजाहरा वही कर सकता है जो उस हकीकत को भी निगाह में रखता हो कि हाँ, हार भी हो सकती है। जीत तो मैं सकता हूँ लेकिन हार भी हो सकती है। जो समझता हो कि शिकस्त खाना किसी भी खेल में या किसी भी जंग का हिस्सा होता है, ऐसा शख्स कभी अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ सकता जो हारने से डरता हो। और दूसरी तरफ ये यकीन भी हो कि जनाब गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, क्योंकि ये ज़िंदगी भी तो एक जंग ही है ना हमारी, एक दौड़ है, एक मुकाबला है जिसमें हम हिस्सा ले रहे हैं, जहाँ मुसलसल हिम्मत बनाए रखना असल काम होता है, जहाँ गिरना मगर गिर के उठ खड़े होना असल काम होता है, असल ज़िंदगी का नाम है। और ये सारा जो दायरा है ना, ये सफ़र उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक आप शिकस्त को कबूल करना ना सीख लें अपनी ज़िंदगी में। तो उस गलती से सीखें, एटलीस्ट आपको उस हार से एक सबक हासिल होता है, उस सबक से सीखें और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें, फिर आप ज़रूर ज़िंदगी में आगे अच्छा मकाम हासिल कर सकते हैं। तो जनाब ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है, और अभी हमने भी प्रोग्राम में आगे बढ़ना है। जनाब आप कुछ बात कर लेते हैं इंसानों के हवाले से ख़ास तौर पर, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे जो भूल होती है, हमारी गलतियाँ होती हैं ना, उनको कहीं ना कहीं माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन जो उस वक्त गुस्से में निकले हुए या उस सिचुएशन में निकले हुए जो अल्फाज होते हैं ना, वो इंसान के दिल के ऊपर गहरे ज़ख्म छोड़ कर जाता है और जो भूले नहीं जा सकते हैं। तो हमारे रवैये या हमारे जो अल्फाज हैं वो किसी को कितना परेशान कर सकते हैं या वो कितना हर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हमने बात करनी है। या हमारे अल्फाजों का इम्पैक्ट कितना गहरा होता है, हमारे अल्फाज अपनी छाप कहाँ कहाँ तक छोड़ कर आते हैं, उस पर आज हमने बात करनी है। और इससे जो नेक्स्ट पर्सन है वो किस तरह कोप अप कर सकता है, या फिर क्या जो अल्फाज हैं वो दिलजोई भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका तरीक़ा कार क्या होना चाहिए, इस पर आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इफ़रा सैयद मौजूद है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ NLP कोच भी हैं। तो इफ़रा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इफ़रा आजकल जो हमारे रवैये हुए हैं, हम चाहते ना चाहते हुए भी ना कहीं अग्रेशन हमारे अंदर बहुत पाया जा रहा है। कह लें कि बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं एक आउटर वर्ल्ड के, तो जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मेरे ख्याल से सबके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ों में मौजूद होती हैं। तो हमारे रवैये या जो हमारे अल्फाज हैं कितना गहरा असर डाल सकते हैं, या वो अपनी एक कह लें कि आइडेंटिटी या छाप छोड़ सकते हैं किसी के लाइफ में। अच्छा देखिए, हमारी
हम जो वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हाँ. हैं वही हमारा जो ब्रेन है उसको प्रोसेस कर रहा होता है. अच्छा, okay. हम जैसे भी अपने बारे में या हम सोसाइटी के बारे में या किसी के भी बारे में जो बोल रहे हैं हमारा ब्रेन वैसे फंक्शन कर रहा है. और जब ब्रेन फंक्शन करता है तो हमारा बॉडी वो बिहेवियर शो करता है. अच्छा. ठीक हो गया. एटीट्यूड में शो करता है, इमोशंस में शो करता है. तो वर्ड्स किसे कहते हैं कि थिंक बिफोर यू स्पीक, बिकॉज व्हेन यू स्पीक, जब आपने एक दफ़ा लफ्ज़ निकाल दिया मुँह से, देयर इज़ नो वे दैट यू कैन टेक द वर्ड बैक, राइट? सो यू ऑलवेज हैव टू थिंक 1000 times before you say anything, क्योंकि आपके वर्ड्स का जो इम्पैक्ट है किसी की लाइफ में, किसी की ज़िंदगी बना भी देता है, किसी की ज़िंदगी बिगाड़ भी देता है. इसका इतना इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में. तो जब आपने कोई भी अपने साथ, इवन आप सेल्फ टॉक भी कर रहे हैं, वाई टू से कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वाई इंस्टेड यू शुड से मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये अचीव कर सकता हूँ. मतलब अपने साथ हम एक पॉजिटिव टॉक करें ताकि हमारा ब्रेन एक पॉजिटिव फंक्शन को लेके चले. देखिए हमारा जो ब्रेन है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ डिज़ाइन लाइक दिस. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँगी डोंट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट, आपने सोचा है, ठीक है, फिर बाद में आपने सोचा अच्छा नहीं सोचना था, राइट? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा वो दे रहा है. हमने अपने ब्रेन को कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव चीज़ें बतानी है. हमने अपने ब्रेन को याद करवाना है कि नहीं तुम ये कर सकते हो, तुमसे ये हो जाएगा, यू कैन अचीव दिस गोल. एक वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला से हमेशा उम्मीद अच्छी रखो, मुँह से हमेशा अच्छी बात निकालो. वो इसीलिए कहा जाता है कि जो तुम सोचोगे, जो तुम बोलोगे, वो कभी भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि तुम अपने बारे में वही सोच रहे हो. तो इसीलिए वर्ड्स की सिलेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा एक जो मेरा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, इट्स लाइक जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो उस वर्ड को इस तरह ले लेते हैं, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को या वट एवर यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, वो न्यूरॉन्स बनाते हैं हमारे ब्रेन में. अच्छा. वो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो फिर हमारी बॉडी को उस तरह फंक्शन करवा रहे होते हैं. okay. हमारे अंदर गुस्सा है, एंगर है, फियर है, सैडनेस है, ये सारे इमोशंस हमारे स्टेप बाय स्टेप जो आ रहे हैं ये उन वर्ड्स की वजह से आ रहे हैं जो हम बोल रहे हैं और उनके न्यूरॉन्स बन रहे हैं. इवन दो कि जो हम सेल्फ टॉक भी कर रहे होते हैं उसमें भी मतलब नेगेटिव कुछ नहीं बोलना चाहिए, पॉजिटिव ही. पॉजिटिव, क्योंकि देखिए नेगेटिव तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है. आपको 100 लोग नेगेटिव कमेंट्स बहुत शौक से दे देंगे. एक पॉजिटिव कमेंट आपने अपने आप को खुद ही देना है. एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपने अपने साथ खुद ही, तनकीद के लिए बहुत लोग बैठे हैं, ठीक है, अप्रिशिएट करने के लिए आपके पास बहुत कम लोग हैं. तो उन कंपनीज में जाएं जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, उन जगहों पर जाएं जहाँ पे पॉजिटिव लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको, आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आप खुद के साथ खुद एतमादी वाली बातें कर रहे हैं, सेल्फ प्रेस कर रहे हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ही हम सिचुएशन में रह लेंगे, एक ही हम लूप में फंस जाएंगे. हमारे अच्छा आप देखिए हमारे जो पास्ट के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, हमें शायद ही कोई अच्छा याद होगा लेकिन बुरे हमें याद है. हाँ. वो तो ऐसा जैसे हमारे दिल पे किसी ने ना छुरा घूम दी और वी स्टिल रिमेंबर ऑल द बैड इवेंट्स इन देयर लाइव्स. व्हाई नॉट डू यू थिंक ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स दैट हैपन इन योर पास्ट? हमने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है सोच की. हम हर बंदा स्ट्रेस में, हर बंदा एंजाइटी में, हर बंदा डिप्रेशन में है. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिव लूप्स पे गौर कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम को लेके गौर कर रहे हैं. अच्छा, ठीक है कि आई हैव अ प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ प्रॉब्लम, यही हम कह रहे होते हैं. प्रॉब्लम नाउ वेयर इज द सॉल्यूशन? कितने लोगों ने एक सॉल्यूशन के बारे में सोचा है? सॉल्यूशन इज एवरीवेयर except where the problem is. It is there, solution is there. हमारे अनकॉन्शियस माइंड को सॉल्यूशंस पता है, ठीक है. अल्लाह ताला किसी इंसान पे उससे ज़्यादा बोझ नहीं डालता है, उसकी साख से ज़्यादा अल्लाह ताला किसी पे बोझ नहीं डालता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अनकॉन्शियस माइंड को सॉल्यूशंस बताए हैं, ठीक है. हम प्रोब नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रॉब्लम को देख रहे हैं, हम सॉल्यूशंस की तरफ जा नहीं रहे. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक जो हमारा प्रॉब्लम फोकस्ड है वो नहीं होना चाहिए. हमारी जो अप्रोच है साइकोलॉजी में कहते हैं सॉल्यूशन फोकस्ड. ओके, इट शुड बी मोर टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन. व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज? इस प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव निकल सकती हैं, हम किस तरह चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ बैठ के फैमिलीज बैठती हैं आपस में बस प्रॉब्लम पे रोना है, प्रॉब्लम हो गया है, किसी ने ये कर दिया, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम. दैट्स व्हाट हैपनिंग इन आवर कंट्री एज वेल. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम. Every other person is talking about the problem. उसने solution की तरफ कोई नहीं जा रहा. हम blame game कर रहे हैं. उसने नहीं, हम यही कर.
but we're not talking about the solution. We should talk about more for the solutions and not for the problems. अच्छा, आजकल ये मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा, आपने भी सुना होगा, मैनिफेस्ट कर लो ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट ही गलत चीज़ें करोगे तो वो ऑटोमेटिकली गलत ही होगा ना। Exactly. देखिए, अगर आप मैनिफेस्ट करो मेरे पास पैसा आ जाए, हाँ, पैसा तो शायद आ जाए, पैसे के साथ जो चीज़ें हैं, हैप्पीनेस, पीस, वो फिर मिस हो जाएंगी। तो अगर आप इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, कहते हैं ना, गुमान है ना ये, हाँ, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही हमें है, अल्लाह से गुमान है, गुमान, उम्मीद है एक ना ठीक है? अल्लाह से हाँ। हमें। हाँ, तो व्हाई नॉट टू मैनिफेस्ट समथिंग रियली पॉजिटिव इन योर लाइफ। ओके, आप पूरी चीज़ें मैनिफेस्ट, आप पूरी पिक्चर बनाओ, यू नो, यू इट्स एन एक्सरसाइज, यू टेक अ जर्नल एंड यू राइट इट डाउन अ कंप्लीट स्टोरी व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सर्टन पर्सन के बारे में बात करें अपनी लाइफ में, तो यू राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन इन द जर्नल। मैं चाहती हूँ ये बंदा ऐसे ऐसे ये करे, ऐसे हो जाए, मैं ऐसे हो जाऊँ, चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं, एंड यू कीप ऑन रिपीटिंग दैट, जो आपने अपना राइट अप लिखा है, यू कीप ऑन रिपीटिंग इट, ट्रस्ट मी इट विल हैपन, क्योंकि यू आर मेकिंग थिंग्स हैपन इन योर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। Yes. हमारा मसला ये है कि हम कोई भी सिचुएशन को लेके ना, वो जो होता है ना, वहम बहुत ज़्यादा जल्दी पाल लेते हैं, और ख़ासतौर पर नेगेटिव वे में, कि ये ना हो जाए, नज़र लग जाएगी, हम किसी को बताएंगे हमारा काम नहीं होगा, Exactly. फलान चीज़ नहीं होगी, ये हम वहम जो पाल लेते हैं ना, ये सबसे पहले जो हाँ, चीज़ है, हाँ. ये गड़बड़ करती है हमारी। हाँ, आपने बस अपने आप को एक पॉजिटिव सेटबैक पे लेके चलना है, वहम से आपने बाहर निकलना है, आपने खुद पे यकीन करना है, सबसे बड़ी बात आपने बनाने वाली ज़ात पे यकीन करना है। सो व्हाट एज एन कोच मैं सबको यही कहती हूँ कि ऑल यू हैव टू डू इज़ कीप द पैटर्न ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है, कीप अ वेरी क्लोज पैटर्न ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। आप बहुत उसको कीन ऑब्जर्वर बन जाए, व्हाट एवर यू आर अटरिंग फ्रॉम योर माउथ, इट कैन बिकम योर बिहेवियर वेरी बट कैसे, मतलब लोग कहते हैं कि हम गुस्से में होते हैं तो हमें नहीं पता चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं, बाद में रियलाइजेशन होती है तो हम लोग फिर सॉरी कर देते हैं, उस टाइम हमें नहीं पता चल रहा होता बिकॉज वी वर, मतलब हम लोग गुस्से में होते हैं। तो क्या उस टाइम कोई ऐसी टेक्निक है या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि वो जो अल्फाज हैं जो हमें नहीं बोलने हैं वो मुंह से निकल जाए? अच्छा, ये एक रिसर्च हुई है, उस पर लिखा हुआ है कि इफ़ योर इमोशंस आर ऑन हाई, कोई भी आप इमोशन बहुत हाई फील, स्पेशली एंगर मैनेजमेंट के उस पर है कि आप बहुत एंग्री आप उस टाइम पर हैं, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू टेक अ पॉज फॉर 7 seconds. ओके, द पॉज ऑफ 7 seconds इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने उन 7 सेकेंड में अपने आप को रोक लिया और आप डिस्प्लेस्ड कर गए, आप उस जगह से उठ के पानी पीने चले गए, आपने वो जगह, वो कमरा छोड़ दिया, वो सोफ़ा छोड़ दिया जहाँ पे बैठ कर वो गुस्सा आ रहा है, या उस सिचुएशन में है जहाँ पे आपको बहुत, यानी आपको दिल करे कि मैं बस जितने भी अल्फाज हैं वो बस निकाल दूँ मुंह से, यू जस्ट गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन फॉर 7 seconds, वापस आ जाए अगर आना है तो। ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल कम बैक इन द सेम सिचुएशन, आपका गुस्से का वो जो पीक है, वो जो हाई लेवल है, वो नहीं होगा, वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा इवेंचुअली, बिकॉज आपने अपने आप को, अपने इमोशंस को, आपने देखिए इमोशंस हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, बिहेवियर, सॉरी, इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, आई एम सॉरी, बट बिहेवियर हमारे कंट्रोल में, ठीक है। एंगर इज एन इमोशन, आपको आ सकता है, बट द बिहेवियर दैट यू कैन शो, दैट इज इन योर कंट्रोल। आप डिस्प्लेस कर जाओ, ठीक है, किसी पर आपको, आप सैडनेस फील कर रहे हो, इट इज एन इमोशन, नेचुरल इमोशन, आपको आएगा। How you are going to cope with the sadness? Are you going for a walk? किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप जर्नल लिख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, what behavior you are showing in the particular emotion, that is important. See, emotions are very natural, they do come and they go. उनका एक टाइम होता है, जब एक आपको एक रात का एक टाइम होगा, किसी का भी अपना पीक लेवल होता है, हर बॉडी का अपना एक पीक लेवल होता है। सो देयर इज़ अ टाइम व्हेन यू आर फीलिंग सैडनेस इन द हाईएस्ट नॉच, ओके, you give your body the time, but how you're going to react to that sadness, that matter the most. बजाय इसके कि आप सारी रात बैठ के रो, you have other options to do, you know. हम तो इतने ज़्यादा समझ लें कि वो इंटेंस हो गए हुए हैं इमोशंस में कि हम लोग तो किसी से हंसकर भी बात नहीं करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, हम लोग कहीं बाहर भी चले जाएं तो हमसे कोई अननोन बंदा अगर खाली सलाम भी ले ले, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है कि आपको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आपका अच्छा दिन गुजर जाता है स्माइलिंग फेस के साथ, यहाँ पे कोई बोले तो हम पहले 10 मिनट सोचेंगे इस बंदे ने कहा क्यों है, सलाम क्यों किया है, ये हमारे मतलब कोई कुछ ऐसी मामला तो नहीं है। तो ये चीज़ें भी तो हमें अब
मतलब अब जो न्यू जनरेशन आ रही है, हम उनको किस तरह ट्रेन कर सकते हैं, ख़ास तौर पर वर्ड्स को लेकर, या फिर ये जो पूरा ये इम्पैक्ट है वर्ड्स विद बिहेवियर, इसको किस तरह लेकर चल सकते हैं, उन्हें किस तरह सिखा सकते हैं हम? अच्छा, एक्चुअली हमने ना, पता है मैंने आपको बताया था, हमने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं अपने इर्द गिर्द। हमने हाई बाउंड्रीज बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्दी बाउंड्रीज, पर इन बाउंड्रीज को इतना ज़्यादा बढ़ा देना कि इतनी रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, ठीक है, इफ समवन इज ग्रीटिंग यू इन अ पॉजिटिव वे, जस्ट ग्रीट देम बैक, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम हमारे कल्चर का प्रॉब्लम ये कि हम जज बहुत करते हैं, हम रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगाते हैं, हम चीज़ों को नॉर्मल नहीं लेते। See, some things are normal and when, और आपको ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी इतनी ईजी है कि आपको बहुत पता चल जाता है कि यार ये जो बंदा है ये अपने उस बिहेवियर से एक्सीड कर रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल पैटर्न से एक्सीड कर रहा है, मुझे इसको यहाँ पे अब कहना है कि भाई स्टॉप। ठीक हो गया। तो what we can tell our younger generation is to keep your patterns of thought positive. Okay. And that positive thoughts going to change your behaviors. Restrictions अपने इर्द गिर्द इतनी मत इकट्ठी करें, इतनी ना लगा दें कि कोई आपको रीच आउट ही ना कर सके। सी, अगर एक डॉक्टर के पास फॉर एग्जांपल आप जाएं और पेशेंट जाके बैठे, डॉक्टर से ही सड़े हुए मुंह में बैठा हुआ है एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल यू नो इन टेलिंग द डॉक्टर, उसकी आप उससे कोई बात नहीं कर पा रहे हो और आप उसको अपना प्रॉब्लम बता पा रहे हो, व्हाट्स द यूज ऑफ कैरिंग दैट MBBS डिग्री इफ योर पेशेंट इज नॉट कंफर्टेबल विद यू? You need to make the other person very comfortable with you so they can talk to you about their problem. तभी तो आपको solution दे सकोगे. So that's how psychologists work. That's how parents work. You know, when a child goes to go to the parents, और parents ने अपने इर्द restrictions इतनी लगा दी हैं, तुमने मुझसे इस बारे में बात नहीं करनी, इस बारे में बात नहीं करनी, तो how do you think your child is going to the parents and the child is going to talk about every problem? ये जो बच्चे हैं ये भी कहते हैं कि जी हमारा और पेरेंट्स का कहीं ना कहीं जनरेशन गैप भी है, या वो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी है, तो ऐसे मामले में फिर क्या कर सकते हैं? देखिए, कुछ पेरेंट्स ने गैप को बढ़ा दिया है। अच्छा, आजकल मैंने देखा है मोस्टली पेरेंट्स इस गैप को बहुत कम कर दिया है, क्योंकि पेरेंट्स ने खुद एफर्ट किया इस चीज़ पर। ठीक है, पेरेंट्स खुद इस चीज़ से निकले हैं और उन्होंने अपने बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग किया है। लाइक आई हैव माई सन एंड आई टॉक टू माई सन अबाउट एवरीथिंग। ही इज़ जस्ट 5 years old, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा और मेरे बेटे के बीच में कोई गैप ना रहे। ठीक है, कि ऑल द टीचिंग्स तो मेरी वही हैं जो मेरे पेरेंट्स की तरफ से आ रही हैं, बट विद आवर पेरेंट्स एज वेल, यू नो, हमारे पेरेंट्स ने भी काफ़ी इस गैप को कम किया। सो इट्स लाइक पर्सनल गैप, पेरेंट्स इस चीज़ को कैसे, खुद पेरेंट्स कितना इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और खुद पेरेंट्स इस चीज़ को कितना यू नो उस गैप को कम करें ताकि बच्चा कंफर्टेबल हो और आके यू नो अपने पेरेंट्स से हर चीज़ के बारे में बात करें। आजकल का जो एनवायरनमेंट है, जैसा हमारा एक इतनी चीज़ें, इतने सर्कमस्टांसेस बाय डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, वेरी सैड टू से अबाउट दैट। तो बट पेरेंट्स को चाहिए कि वो इतना इन्वॉल्व्ड रहें बच्चों के साथ, इतना क्लोज रिलेशनशिप रखें अपने बच्चों के साथ और उनको इतनी लिबर्टी दें कि बच्चा हर चीज़ आके उनसे कह दे। यू नो, डोंट जज योर चाइल्ड ओवर एवरीथिंग। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा आपके पास आ रहा है और आप एक बच्चे ने आपको आके बताया, मतलब एक बच्चा रोज़ अपनी मामा से या पेरेंट्स से डिस्कस करता है हर चीज़ ना, और माँ उसकी सुनती है, बाप उसका सुनता है, और बच्चे ने एक दिन आके बताया मामा आज मैंने स्कूल बंक कर दिया। उसको रिएक्शन मिल गया आगे से। उस रिएक्शन पे उस बच्चे ने सीख लिया कि ये बात नहीं करनी, इस पे रिएक्शन मिलता है, ये बात नहीं करनी। सो इट्स अबाउट यार, आप रिएक्शन शो ना करो, जस्ट लेट द चाइल्ड ओपन अप, आपको खुद बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो पेरेंट्स को अपने रिएक्शंस होल्ड करने चाहिए ताकि बच्चा ओपन अप हो जाए। ठीक है जी, हमारे कह लें कि रिएक्शंस, बिहेवियर्स और हमारे जो वर्ड्स हैं वो किसी की लाइफ पर किस तरह इम्पैक्ट रख सकते हैं उस पर हमने बात की, और उसको ओवरकम आप किस तरह कर सकते हैं उस पर भी हमने बात की है। इफ्रा सैयद हमारे साथ मौजूद। इफ्रा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर के हवाले से ही। और 2024 जो है वो ख़त्म होने को है। कल जो है आखिरी दिन होगा 2024 का, और उसके बाद हम 2025 में दाखिल हो जाएंगे। इस साल हमें पता है कि जनाब इलेक्शन भी हुए और इसी साल नई हुकूमत जो है ना वो वजूद में भी आई और उन्होंने कलमदान भी संभाले और बहुत सारे काम भी किए हैं। लेकिन क्या वो काम ये 2024 में जो शुरू किए गए थे वो पाया तकमील तक पहुँचे हैं? ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से बात करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही 2024 की, और ख़ास तौर पर
जनाब हम बात करेंगे पार्किंग के हवाले से, जो कि लाहौर शहर का एक दरीना मसला है, जो क्या अब हल होने की तरफ जा रहा है। इसकी तरफ किसी ने गौर किया है कि पार्किंग का मामला भी जनाब एक कह लें कि बहुत बड़ा मसला है जिसको हल करना है हमने। एक उसके ऊपर बात करेंगे, गिरा फरोशी के ऊपर भी बात करेंगे, ज़िले इंतज़ामिया इस हवाले से किस तरह के स्टेप्स ले रही है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इमरान अकबर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि चीफ़ रिपोर्टर हैं। इमरान साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, 2024 ख़त्म होने को है। हमने देखा कि इस साल इलेक्शंस भी हुए, नई हुकूमत भी आई, सबने अपने अपने कलमदान भी संभाले, ड्यूटियाँ संभाली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए हमें सड़कों पर भी जो है हुकूमत के अहदेदारान नज़र आए, ज़िला इंतज़ामिया के भी अहदेदारान जितने भी थे हमें नज़र आए। तो 2024 अगर ओवरऑल बात कर ली जाए तो ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से कैसा रहा लाहौरियों के लिए? देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। अगर तो हम शुरू करेंगे तो प्रोग्राम का टाइम ही नहीं है, वो इसलिए कि 48 घंटे बाद तो नया साल शुरू हो जाना है। हाँ बिल्कुल। और आज साल का सेकंड लास्ट डे है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही है कि 2024 में क्या खोया क्या पाया। तो अब मौजूदा सूरत हाल में तो देखा जाए तो पाया तो कुछ नहीं है। अच्छा, खोया ही है बस। क्योंकि देखिए ना, आप अगर देखें तो ग्रां कदर अगर देखा जाए तो खिदमात जो है पंजाब हुकूमत की बहुत ज़्यादा है लोगों के लिए, मगर जितनी खिदमात हों वो कम है। अच्छा। क्योंकि ख्वाहिशात जो है वो इतनी ज़्यादा कि हर ख्वाहिश पे दम निकलता है। तो अब वो ख्वाहिशात तो नहीं है कि कोई किसी को कहे कि जी मुझे घर दे दे, बंगला दे दें, गाड़ी दे दें। ख्वाहिश तो ये सिर्फ छोटी सी है कि हमारे मुल्क में भी जो है वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, जितने की सब्जी आए उतने की बिक जाए, की मिले। हाँ। जिस तरह के बाहर के ममालिक के हम नाम लेते हैं तो रेट कायम होनी चाहिए। हाँ, इतनी सी ख्वाहिश है कि हम बाजार में जाएं तो हमें पार्किंग मिल जाए, आराम से अंदरून में जाएं हमें तो हमारे हकूक मिल जाए हमें। इतनी सी ख्वाहिश ही है बस। और यही ख्वाहिश है कि हम अगर दूध लेने जाएं तो दूध का रेट सही मिल जाए, और मिलावट वाला ना मिले, मिलावट वाला ना हो। अगर हम किसी बाजार से गुजर रहे हो तो वहाँ पे इतना ज़्यादा तंग जो है बाजार ना हो, वहाँ पर आराम से जाएं, गैर कानूनी ना हो। एक हम ना 50 साल तो इसी काम को लेकर बैठ जाए ना, तो अगर हम बाहर के मुल्क में जाए तो हम कहते हैं जी 50 साल पीछे हैं। अगर हम उससे बड़े मुल्क में चले जाए तो हम कहते हैं जी 100 साल पीछे हैं। अगर हम यूएसए में चले जाए तो हम कहते हैं जी हम बहुत ही पीछे हैं, ठीक है, हर लिहाज से पीछे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये ना हमें ना ये जो चीज़ें हैं ये स्ट्रेस दे दे के ना हम वैसे ही पीछे चले जाते हैं। तो फिर हम अगर पीछे हैं तो हमारी हुकूमत जब बाहर के मुल्कों में जाती होगी तो उनको नजर नहीं आती है क्या? वो कितने पीछे होंगे, उनके ऊपर क्या उसको प्रेशर पड़ता होगा कि वो किसी असम्बली में जाते होंगे तो वो कहते होंगे कितनी बड़ी असम्बली है, इनके कितने अच्छे रूल्स हैं, इनके कितने अच्छे सिस्टम है। तो यहाँ पर जो है आपको पता ही है, छोटी सी बात है कि जब से ये हुकूमत बनी है सारा निज़ाम जो है वो ब्यूरोक्रेसी के पास जी, है। ऐसे कोई सियासतदान जो है उससे काम कोई नहीं करवा पा रहा है, कोई भी आम शहरी। ठीक है, ये तो वो भी सुन रहे हैं, उनको भी पता है कि क्या कह रहे हैं। तो ये तमाम जितने भी सिस्टम है वो ब्यूरोक्रेसी के पास आ गई सारी पावर्स। अब एक वन डोर के अंदर अगर आप बैठे हुए हैं तो वन डोर में आप अगर 100 बंदों के काम करते हैं बड़ी बात है, मगर 500 जो बंदा है जिसको पता नहीं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, 1000 बंदा है जो आने को तैयार ही नहीं है, वो कहते हैं कि जी हम इतनी दूर से आए कैसे। अच्छा। क्योंकि आपके पास जो एक लोकल जो होती है ना, लोकल बॉडीज नहीं है ना हमारे पास। लोकल बॉडी के अलावा जो लोकल एक MP MNAs के जो घर होते हैं, जो उनके दफातर बने होते हैं, वो उन लोगों के लिए ज़्यादा करीब होते हैं और अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि उन्होंने वोट कास्ट किया होता है उनको और अपना हक दिया होता है कि आपने हमारे लिए आगे आवाज़ उठानी है। अब 2024 जो है आपके सामने जो है वो अब जाके गवर्नमेंट जो है तकरीबन 8-10 माह 9 से 10 माह के लिए ये गवर्नमेंट जो है नून लीग की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है। और इसमें अगर बात की जाए आपके लाहौर में पार्किंग की, जो कि इशू है इस वक्त बहुत बड़ा, तो इसलिए मैंने कहा ये दरीना मसला है हमारा। उसके लिए अगर हम देखें तो महंगाई के तनासुब से देखें तो बाइक जो है वो 10 रुपये इसका टिकट दिया जाता है, गाड़ी का जो है वो 30 रुपये दिया जाता है और उसके पैसे जो है ओवर चार्जिंग की सूरत में भी ली जाती है। तो अगर इसके पैसे बढ़ाए जाएं तो हम देखते हैं कि आजकल के वक्त में हुकूमत ने अगर कोई ये काम करने जा रही है तो ठीक तजवीज़ है। अच्छा। अगर हम महंगाई की तरफ जाएं तो फिर कहते हैं हम ठीक नहीं है। लेकिन ऑलरेडी हम लोग ओवर चार्जिंग दे रहे होते हैं ना। देखिए, अगर 20 से 50 रुपये हो जाएगा तो थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी कि उनको भी पता होगा अब 20 से 50 रुपये ले रहे हैं, तो जो सुपरवाइज़र जो भी उन्होंने लोग अपने मुलाजमिन रखे हुए हैं तो उनको सख्ती से मना किया जाएगा, उनके ऊपर सख्ती जो कि अभी भी हो रही है तो हो रही है, मगर
आगे वैसे ही है, क्योंकि कैश हैंडलिंग है, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि आप जब पैसे लेने देते हैं तो नीयत का मामला आ जाता है उसमें बड़े बड़े अफसरान भी कुछ नहीं कर सकते। वो हमा वक्त ऊपर नहीं बैठ सकते ना, वो तो डंडा ही मार सकते हैं या उनको उड़ा सकते हैं या उन पर पर्चे दे सकते हैं। अब मसला ये है कि अब ये पार्किंग फ़ीस जो है वो बढ़ने जा रही है, उसकी तजवीज़ है। तो तजवीज़ में यही है कि ये बढ़ जाएगी 2025 में ना, ठीक है, चलें जी बढ़ जाती है। इससे क्या पार्किंग फीस बढ़ाई जाते हैं, पार्किंग प्लाजा की तरफ क्यों नहीं जाते हैं, इसी पार्किंग तरफ साइट्स की तरफ क्यों नहीं जाते हैं ये इससे लोग? क्या आपकी जो पार्किंग साइट्स हैं 244 और रजिस्टर्ड है ये, तो उसमें से इनके मुताबिक, इनकी ब्रीफिंग के मुताबिक 60 से 65 जो पार्किंग साइट्स हैं वो काब्ज़ के पास हैं। तो आपके पूरे लाहौर में तो 1000 से ज़ायद पार्किंग साइट्स हैं, जिसमें से रजिस्टर्ड जो हैं वो 244 हैं। अच्छा, ये जो रजिस्टर्ड वाला मामला आ जाता है ना, यहाँ पे रेट जो है वो कायम नहीं रहती कि आप रजिस्टर्ड क्यों लगे हुए हैं, पिछले 12 साल से कंपनी बनी हुई है तो आप इसको 1000 तक लेकर नहीं जा सके। और जो तो फिर तो वो तो बड़ा अच्छा माफिया है, वो आपको देखकर अपने पार्किंग साइट जो है वो एक्टिव कर गया और वो 10 रुपए की ही बाइक लेता है और 30 रुपए की गाड़ी देता है और वो अच्छे पैसे कमा रहा है। आपके हॉस्पिटल देख लें, आपके प्लाजास देख लें, जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे जो है वो एक गुलबर्ग में एक जगह है, मॉल है, वो बंद हो गया हुआ है, तो वहाँ पे 100 रुपया जो है पार्किंग की फ़ीस है हमा वक्त। अच्छा, वो उनके चूँकि अंदर वाला है। अब मुझे बताएं कि उसको इजाज़त किसने दी, उसको NOC किसने दिया, किस तरीके से वो चल पड़ा। अब दूसरा मॉल है वो बिल्कुल जला हुआ है, वहाँ पे भी 100 रुपया फ़ीस है। अच्छा, अब उसको इजाज़त किसने दी, उसका अंदर वाला जला हुआ तो पेस ही है ना, अंदर वाला जो हिस्सा है वो वहाँ पे पार्किंग, अगर आप अभी भी जाएंगे, कल भी जाएंगे, कभी भी, तो आप वहाँ पे गाड़ी क्यों लगा रहे हैं कि सेव हो जाए। मैं आराम से फी सेंटर चले जाऊँ, लिबर्टी अगर जाना हो पैदल वॉक करके चले जाऊँ, कहीं पे भी चले जाऊँ, तो मेरी ये गाड़ी उसकी पेरिफेरी में जो भी मामला है, ये नहीं होता ना कि हमारी गाड़ी सेफ हो, और तो मामला होता ही नहीं है, जगह मिल गई, स्पेस मिल गई। अब मसला ये है कि इन सारी चीज़ों को देखने के मौके तो हैं, अब इसके ऊपर कोई एक संजीदा स्टेप लेने की ज़रूरत है। इनको अगर ये करने जा रहे हैं आउटसोर्स, यानी कि एक कैटेगरी की जो 30 साइट्स हैं जिसमें लिबर्टी आती है, गुलबर्ग पे मॉल आता है, ये तमाम जितने भी हैं, एक कैटेगरी की इनको 30 साइट्स को जो है वो आउटसोर्स करने जा रहे हैं। यही कहा गया था वज़ीर बल्दियात की तरफ से कि 15 दिन बाद मुझे रिपोर्ट दी जाए। अब ये रिपोर्ट कब ऑन होती है, कब ये जाते हैं, कब ये आउटसोर्स होते हैं। अगर ये आउटसोर्स करेंगे तो आउटसोर्स के बाद फिर एक और गैप आ जाएगा। इनको तो पैसे मिल गए, चाहे वो 10 और 30 की शक्ल में मिले, चाहे 20 और 50 की शक्ल में मिले। जब आगे कॉन्ट्रैक्टर्स आउटसोर्स करेंगे ये तमाम बाइक, तो क्या वहाँ पे ओवरचार्जिंग ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी, वो इससे भी ज़्यादा शुरू हो जाएगी। फिर ये होगा कि ये निकल जाएंगे बीच में, फिर इनके दर्द सर नहीं होगी ना, कोई भी मामला दर्द सर नहीं, ये फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर वो इन्हिसार करेंगे ना, छांटे मारेंगे। ये तमाम दर जो सूरत हाल है ये इसी तरह ही है। और इस बिगड़ती सूरत हाल से आपको पता याद होगा कि आपके प्रोग्राम में 2 हफ्ते कबल DC साहब भी आए थे, तो उनको कहा था कि जी आप इसको ख़त्म कर दें, आप इसको ज़ीरो पे ले आए, ताकि ये जो आपको 1,79 करोड़ रुपया आप सालाना कमाते हैं और 8 करोड़ रुपया सिर्फ बचत होती है, और अगर ये मदर डिपार्टमेंट को पैसे भी नहीं देते तो उस 8 करोड़ रुपये का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो रसवाई है। यानी कि वो तो सिर्फ एक ब्लेम गेम चल रहा है। तो आप इसको ख़त्म क्यों नहीं कर देते? आप इसकी जितनी भी HR है उसको उठा के 1 लाख नौकरियाँ बांट रहे हैं LWMC वाले, उनको दे दें ताकि ये वहाँ पर जाकर कोई काम शाम करें। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो हैं। अच्छा, एक और मैं आपके सामने एक तजवीज़ भी दी थी कि आप कैटेगरी वाइज दे दें, आप चाहे रोड्स वाइज दे दें, चाहे आप एक ही फ़ीस कर दें, उसको आप अपनी नेट साइट पे एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करके दे दें कि जी यहाँ जहाँ पे भी गाड़ी हो सालाना फ़ीस इसकी ये है, और बाइक की सालाना फ़ीस, माहाना फीस 6 माह की, 3 माह की, जैसे आपने कहा था कि ये होता है मोटरवेज पे होता है, बाहर के मुल्कों में भी ऐसे ही है कि आपकी फिर जहाँ मर्जी आप पार्किंग कर सकते हैं, और उसमें आपका खुद ही कार्ड के अंदर से डिडक्ट हो जाएगा आपका। यानी कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी मॉल पर जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो उसकी फीस है। ठीक है। अब मकसद ये कहने का है कि इसमें भी लकूनात हैं, इसमें जब तक ये प्लग इन नहीं करेंगे तब तक ये मामला ये भी तभी मामला तय पाएगा ना जब तक ये माफियाज को नहीं पकड़ेंगे। माफियाज तो कभी भी नहीं ये चीज होने देंगे। इंटरनल जो ऑफिशियल गुफ्तगू है जो ये कर सकते हैं, हो सकती है, मगर देखिए आप कह रही थी कि 2024 में सारा साल हमें क्या खोया क्या पाया, तो मैंने आपको क्या खोया पाया कुछ नहीं है। अब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो गया है, तो अभी तक पता मुझे लगा था, परसों एक साहब बता रहे थे
कि 10% भी काम शुरू नहीं हुआ अभी। अच्छा। जहाँ और कहीं पे भी खुदाई करते हैं तो वो सारा इलाका जाम पैक हो जाता है। अब सर्दियाँ हैं और आपको पता है सर्दियों में तो आपकी गाड़ी अगर 1 किलोमीटर दूर या 500 मीटर आप दूर लगा कर, ½ किलोमीटर दूर लगा कर आते हैं तो उसमें आपको घर जाने का एक प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि आगे सड़क बन रही है, खुदाई वो कब पता नहीं बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कब खत्म तो होगी। ये एक ना अभी एक शुरू हो गया मसला ना। ठीक है। तो इसी मसले के लिए मुहिम चलाई जा रही है इलाकों में कि अपने अपने घरों की जो भी गाड़ी बाइक आपकी जो भी शान सवारी है उसको ऐसी जगह पे खड़ा करें जहाँ से आप जा सकें पैदल और आ लेकिन सकें। अभी तो फॉग भी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, फॉग भी शुरू हो गया। ये तमाम सिलसिले साथ साथ चलें, इसलिए तो जून तक का टाइम है ना, ठीक है। कि 6-7 माह लग जाएंगे इसको कवर अप करते हुए। कोई एक आधा महीना इसमें आएगा जिसमें ये तेज़ी से काम कर जाएंगे अपना। अब मसला ये है कि ये तमाम तर जो काम है वो होते रहेंगे, मगर लाहौर शहर के मसाइल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं और उनको काबू करना बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी मसले मगर हल क्यों नहीं हो रहे? दुश्मन पैदा होते जा रहे हैं, वफा नहीं हो रही। दुश्मन पैदा होते जा रहे हैं, वफा नहीं हो रही। कैसे कि वो तो नहीं मान रहे। अब निचले लेवल पर जिसने काम करना है वो थका हुआ है, वो रोज़ उठाता है, रोज़ छोड़ के आता है, फिर आ जाती हैं, फिर तजावज़ उठाता है, फिर छोड़ के आता है, फिर आ जाती है। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना खला है जिसको इनको पूरा कहाँ करना पे है पड़ेगा। खला? ये क्या डिपार्टमेंट के अंदर ही खला है? कहीं कनेक्शन नहीं बन पा रहा? बहुत सी ऐसी काली भेड़े होती है ना हर डिपार्टमेंट के देखिए अंदर, हर जगह पे। मैं तो किसी को भी नहीं कहूँगा, वो इसलिए कि ये तो नीयत का मामला है। देखिए नीयत इसमें तो हर किसी की किसी भी का कभी खराब हो हर सकती किसी है। का ज़हन होता है कि मैंने यहाँ से कोई 2 पैसे देखने हैं, 2-4 लोगों के साथ दोस्तियाँ बनानी है, 2-4 लोगों के साथ फेस शेयरिंग करनी है कि मैं यहाँ से गुजरता हूँ, ये मुझे सलाम करें। देखिए यहाँ पे ताजर बरादरी का बहुत रोल आता है। जब ताजर बरादरी चाहेगी तो लाहौर शहर में, देखिए मैं ये इनको तजावज़ात नहीं मानता, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से भी स्ट्रीमलाइन करके भी ना लगा सकते हैं। बाहर के मुल्कों में जाएं तो होता है ऐसा ही, आपको कहीं ना कहीं कोई रेडी भी नज़र आए जाए तो बड़ी अच्छी लगी होती है और उसका तरीकाकार ही होता है कि उसके इर्द गिर्द एक कोई नीचे चीज़ पड़ी नज़र नहीं आती, वो खुद ही उठा रहा होता है कि यार ये मुझे हुकूमत ने जगह दे दी है तो मैंने इसकी सफाई भी खुद ही रखनी है, मुझे कल को परेशानी होगी। और बाकायदा तौर पर यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। सिर्फ क्या है कि देखिए आपके लाहौर शहर में चले जी मान लेते हैं 50,000 रेडी वाला है, तो इनकी आप रोज़ाना के 500 बंदा बुलाकर इनकी आप जो है वो काउंसलिंग करना शुरू कर दें कि आप देखें इर्द गिर्द क्या है, आपके रेडी का नंबर ये है, आपके इर्द गिर्द कोई ज़्यादा कस्टमर नहीं आना चाहिए, आपका जो फल है वो बड़ा अच्छे तरीके से लगना चाहिए, आपने एक ऐसी मुनासिब जगह को पकड़ना, यानी कि उनके ज़हन में हो कि हमें भी कोई बुलाने वाला है, हमें भी कोई इज्जत देने वाला है। भी इन्होंने बनाया है, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, रेडी बाज़ार का नहीं, देखें नहीं बात, जो बात अच्छी है वो है, देखिए आप इस वक्त आपका रेडी बाज़ार जो है 1500 रेडियाँ हैं। अच्छा, कहाँ पे 1 लाख रेडी, कहाँ पे 1500, ज़रा मुझे बताएं ना, ज़रा उसको माइनस करें ज़रा, तो हो जाएगी। तो वो लगी तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, फुटपाथ के ऊपर लगा दी है उन्होंने, कि उनके पास जगह भी नहीं है, वो रेडी वालों को कुछ कहना भी नहीं चाहते, रोज़गार ख़राब होगा, तो इसका एक अच्छा हल है कि आप उनको ना इज़्ज़त के साथ तरीके के साथ बढ़ा दें। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो फिर 2024 गुजर नहीं रहा, गुजर गया है। अब यानी कि अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो वो घंटे जो है वो मिनटों में आ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो अब यही सारी सूरत हाल है, ये है कि आपकी ज़िले इंतज़ामिया कैसी है कि अगर वज़ीर आला पंजाब वहाँ से मूव करते हैं ना, तो ज़िले इंतज़ामिया के असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर आपके इवन के LDA, वासा, PHA तमाम अफसरान जो हैं अपनी अपनी बीट में अपनी अपनी जगह पे एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि उन्होंने गुजरना होता है वहाँ पे, अगर कोई तजावज़ात है वो फौरी तौर पर कॉल चल रही होती है कि यहाँ से उठाएं, गायब करें, रोड क्लियर करें, तो ये तमाम लोग एक्टिव हो जाते हैं। ये सारा दिन इनके साथ ना तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर रोज़ ही वज़ीर आला पंजाब फिर एक सड़क पे जो है ना वो विजिट करें, ताकि तभी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जो है वो ज़्यादा संजीदा रवैया, और उनसे डरते भी हैं सब। वो तो करते थे ना, वो गटर का ढकना, स्पीड कोई फेंक गया तो सस्पेंड कर देते थे फौरी तौर पे। ये सस्पेंड अगर करती हैं तो बंदा वापस नहीं आता, फिर बंदा गायब है। अच्छा, इन्होंने जो बंदे रखे हैं वो ये मौका ही नहीं आने दे रहे, वो नीचे से सारे बंदे सस्पेंड करते जा रहे हैं। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इनका ज़्यादा रोब है, और कहते हैं मारे नल पजाया चंगा, तो ये ना इसी तरह ही हो रहा है कि वो रोब इतना ज़्यादा है, इतना यानी कि सिस्टमाइज में किया हुआ है कि मैं ये तारीफ़ नहीं कर रहा, हम जो मार्केट में देख रहे हैं वो बता रहे हैं।
आपकी रोटी जो है वो 14 रुपये है, मगर मुतअद्दिद तंदूरों पर इसको 16 रुपये रुपये में है। मिल रही आपकी है। चीनी जो है वो मैं 1 इसी रुपये तरफ 2 आ रही थी, रुपये। महंगाई कब खत्म होगी? महंगाई तो फिर आप मुझसे 2030 में भी ये बात कर रही नहीं होगी तो होगी। कैसे? महंगाई अपनी जगह है, अच्छा। ग्राम फरोशी अपनी जगह है। ठीक है, ग्राम फरोशी को अगर हम मात देते हैं, लेकिन गिरां फरोशी की देखिए वजह मुनीबा- से नहीं आपको लगता कि महंगाई ज्यादा होती है? देखिए मनीबा, 30 रुपए की चीज़ अगर वो 62 की मिलेगी ना पूरे लाहौर में, हम्म, पूरे लाहौर में, जी। कोई गारंटी दे दे आप, जी। तो मुझे 2 रुपये देते वक्त ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कहूँगा कि सबसे तकसीम के मुताबिक एक जैसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो जब मुझे 62 का और रात को मैं आपको पूछता हूँ तो आपको 80 रुपये का टमाटर, 80 रुपये का प्याज, और मुझे आप कहेंगे आप कहाँ से लेकर आए हैं। अब एक दुकान पर कुछ और मिल रहा है, एक मंडी में कोई और रेट है, एक जगह पे कोई और रेट है। तो ये जो रेट्स हैं ना, इन्होंने तबाही मचाई हुई है। अब आप सोसाइटीज़ में चले जाएं तो रोटी का रेट जो है वो 16 रुपये है, तो यही तो मामला जिले नान का इंतजामिया ने रेट हैंडल का करना है ना। 30-35। देखें, मैं फिर वही बता रहा हूँ कि ये वो लोग हैं पैरा भी इन्होंने ही बनाई है, पैरा या पीरा इन्होंने ही बनाई है देखिए, ये अथॉरिटी वो लोग रिलीफ हैं, पहुंचाने के लिए मैं कहता हूं- आम आदमी को, वो भी नहीं हो रहा मैं है। इतना जितना मर्जी बोल लूँ तो वो ये तो हो सकता है कि वो मेरी बात को सुनकर अच्छा, कुछ पॉजिटिव सोच लें, कुछ नेगेटिव सोच लें। अब मुझे बताएं कि इसका हल क्या है। जितना मर्जी आप इनोसेंट, डिसेंट और अच्छा डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी लगा दें, क्योंकि उसके नीचे ही ज़िला होता है पूरा। ज़िला लाहौर में फिर कहूँगा बहुत बड़ा बहुत है। इस बड़ा ज़िले से कई ज़िले निकलते हैं, यानी कि हम लाहौर डिवीज़न जब कहते हैं ना, शेखपुरा, ननकाना, कसूर, तो वो इनकी हदूद से तो बाहर हैं। मगर इस ज़िले का क्या करें जिस ज़िले में एक डिप्टी कमिश्नर, एक कमिश्नर और 10 असिस्टेंट कमिश्नर हैं, यानी कि 10 तहसीलें बनाने का कोई फ़ायदा नहीं अभी तक हुआ। जिस तरह से एक बूम मचना चाहिए था लाहौर शहर में। अब मीटिंग खेलना तो मतलब नहीं है ना, वहाँ पर हमें कुछ करके दिखाना भी एक मतलब है। अब मुझे बताएं, चीनी है, हाँ जी, सबसे ज़्यादा चीनी जो है वो दिसंबर और जनवरी में खाई जाती है। हाँ। आपकी चाय बनती है, सबसे ज़्यादा चीनी जो है वो गर्मियों के महीने जून में खाई जाती है, क्योंकि शरबत तैयार किया जाता है। ऐसे मशरूबात होते हैं जिसको हम करते हैं। मगर सबसे ये 2 महीने हैं, ठीक है, दिसंबर जनवरी। और उसमें इनकी कीमतें चेक करिएगा कि और कहाँ पहुंचती नहीं, हैं। ये इस तरह से बिक जाती है कि इसमें भी मिलावट, चीनी में भी मिलावट, कोई मोटी चीनी, कोई आज बारीक के लिए चीनी। बस इतना ही है कि इतना मिलावट मैं नहीं सुन सकती। रोज ही हम ये चीजें खा रहे होते हैं, 2024 इतनी के बाद चीजें हैं, अगर आप 2025 में भी आएंगे ना तो तब यही मिलावट हम बात देखिए, कर रहे ये होंगे। 7 इंडिया है। तो चलें जी। इंडिया के मुल्क वाले ठीक है। पाकिस्तान में आकर अपने कपड़े सिलवा रहे हैं, और पाकिस्तान में कहते हैं हमने इंडिया से जाकर सिलवाने चले, हैं। ये सारा मामला रहा है जनाब 2024 में, और ख़ास तौर पर आज तक तो ये मामला था जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, मज़ीद पंजाब के हवाले से और बिलखसूस लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी कह लें कि मरकज़ हैं ख़ास तौर पर तीनों जमातों के, वो लाहौर में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर ही बड़ी बड़ी सियासी बैठकें भी होती हैं, मेल मुलाकातें भी होती हैं, और अहम फ़ैसले भी लाहौर शहर में ही लिए जाते हैं। तो जनाब, आज हमने इसी वाले से बात करनी है कि जो साल 2024 है, ख़ास करके जो 3 हमारी बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके लिए कैसा रहा, पीपल्स पार्टी के लिए कैसा रहा, और ख़ास तौर पर पीटीआई के लिए जो ये 2024 था ये किस तरह का रहा है। तो इस पर बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमज़ा खुर्शीद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। हमज़ा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमज़ा, साल 2024, सबसे पहले तो तीनों की परफॉर्मेंस पे अगर बात करें, इंडिविजुअली तो हम आएंगे, लेकिन तीनों की अगर परफॉर्मेंस पे बात कर ली जाए, क्योंकि तीनों जमातें ही जो हमें एक ही फॉरम पर नज़र आ रही हैं, ठीक है, असम्बली में तीनों जमातें अपने जो है ना वो उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओवरऑल जो इनका परफॉर्मेंस है वो तीनों जमातों का, वो कैसे रहा? देखिए, अगर आप हुकूमती बेंचेस की बात करें तो मुस्लिम लीग नून को अगर आप ले लें, ये साल जो है उनके लिए बड़ा सख्त रहा है। अगर आप फैसलों की बात करें जिसमें जो है वो ज़राई बिल का टैक्स है, फिर मराहत हैं, तो ये अभी जो इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि वो स्टार्ट हुए हैं, जो मुफाद आमा के काम है, लेकिन जो अपने ज़ाती मुफाद के काम है वो ज़रा सख्त फ़ैसले थे,
तो इसलिए अगर देखा जाए तो सियासी तौर पे जो जिनको हम फैसले कहते हैं वो जो है मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में भी जो है वो सख्त लिए हैं। अब उनका अगले साल से लाएमल और उसकी जो आप कह लें कि फ़ीडबैक क्या आता है वो हमें अगले साल में पता चलेगा। लेकिन अगर आप बात करें मुफाद आमा के लिए तो नून लीग जो है वो थोड़ी सी सख्त जगह पर रही है। और दूसरा अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी की जो है वो जैसे वो वफाक में कि उनको कोई मुश्किल फ़ैसले लेने नहीं पड़े, और जब ज़राई बिल की बात आई जिस पे बड़ा वावेला किया गया तो वो वॉकआउट कर गए। और उसके बाद अगर वजारतों की बात करें तो वो मेन वजारतों में वो आना नहीं चाहते, और जो सेकेंडरी वजारतें हैं जिनमें कोई पूछता नहीं है उसको हुकूमत उनको देना नहीं चाहती। और फिर अगर आप बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में काफ़ी वीक रही है अगर इस साल की बात की जाए तो। अगर हम देखें तो पूरी जितनी भी उनकी तहरीक है वो KPK वाली साइड से चली, या फिर वो अगर थोड़ी बहुत उसमें पावर शेयरिंग हुई तो वो कराची वाली साइड से हुई। लेकिन अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब में जो है वो ख़ास से वीक रहे। एक तो पंजाब में जो गवर्नमेंट है हुकूमत पंजाब उन्होंने भी खासी जो है वो सख्ती दिखाई, लेकिन अगर आप बात करें उसका जो रद्द-ए-अमल है वो PTI की जानिब से क्या आया तो वो भी कोई ख़ासा हमें देखने में सामने नहीं आया। ना सदर लाहौर देखने में सामने आए, ना कोई बड़ी क़यादत जो है वो काफ़िले लेकर आ सकी, ना कोई मुंतशिर किया जा सका। तो देखा जाए तो दोनों साइडों से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब के बेसिस में जो है वो काफ़ी हालात जो हैं वो कशीदा रहे हैं और ख़राब भी रहे हैं। अभी तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तंजीमी मसाइल हैं, उनकी तंजीम अभी तक जो है वो सेटल डाउन नहीं हो रही। पार्टी के अंदर मसाइल चल रहे हैं और जो क़यादत है उसमें भी बंटवारे हैं, फिर उसके बाद जो ओहदे हैं उनमें भी बंटवारे हैं, ग्रुप्स बन चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में जो है वो कोई अच्छी कंडीशन नहीं रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अच्छा, मतलब कंडीशन जिनकी अच्छी रही है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून है। अगर पंजाब के हाथ तक बात कर ली जाए तो पीपल्स पार्टी की भी नहीं ऐसा रही क्योंकि वो कम बैक ही नहीं कर सके थे वैसे भी पंजाब में, और PTI के भी ऐसा वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, ना ही उनकी किस्मत अच्छी रही है पंजाब के लिहाज से अगर बात कर ली जाए। तो वजारतों में क्यों नहीं वैसे आना चाहती है पीपल्स पार्टी, क्या मामला है? इत्तेहादी बनना चाहती है लेकिन वो वजारतें नहीं लेना चाहती, इनकारी होती है उससे। ये कोई मतलब रिवायती इनकी सियासत है, करते ये ऐसे है? नहीं मुनीबा, देखें जो पंजाब में कम बैक है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ख्वाब है, ठीक है। और जब ये इलेक्शंस हो रहे थे मैं तब भी ट्रांसमिशंस में बैठा यही कह रहा था कि पंजाब का इस दफ़ा कम बैक करने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गोल ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब को मोबिलाइज कर रही है। अगर आप देखें पंजाब में तंजीम साजी जो है उसको दोबारा से स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, और यहाँ पर जो है वो बाकायदा इवेंट्स रखे जा रहे हैं जिसमें शिरकतें हो रही हैं और आना जाना जिसको कहते हैं लगाया हुआ, ताकि पंजाब की आवाम को नजर आए कि पीपल्स पार्टी जो है वापस पंजाब में एक्टिव है। और जो एक टैक्टिक होता है कि जो उन्होंने इलेक्शन में खेला कि यहाँ से बिलावल भुट्टो भी जो है वो लड़े, तो वो उनका बेसिकली एक स्टांस था कि हम प्रेजेंट हैं। क्योंकि अगर आप वहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें MQM भी जो है वो आना चाहती है लेकिन यहाँ पर उनके नुमाइंदे नहीं है। फिर उसके अलावा यहाँ पर जो है वो JUI भी लाहौर में आना चाहती है लेकिन उनके नुमाइंदे नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री रह चुकी है, तो वो जो है वो कम बैक करेंगे लेकिन नेक्स्ट इलेक्शंस की जो है वो तैयारियों में मसरूफ नजर आई। और ये अगर आप अभी की जो वजारतों की बात कर रही हैं तो वो वजारतों की बात भी जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वजीर आजम शिप लेना चाहती है, मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्योंकि बिलावल भुट्टो की जो जिसको कहते हैं ना रूट्स अभी तैयार हुई हैं, तो अब वो पहली मंजिल की जानिब जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि 5 साल की जो वर्किंग है वो करने के मूड में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसलिए वो लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा कह लें कि पुरुमीद नज़र आते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बन सकता हूँ और मैं इस चीज़ को लीड कर सकता हूँ, क्योंकि न्यू जनरेशन को अब आगे आना चाहिए, अब ये बाकी मामलात को पीछे हो जाना चाहिए। देखिए मुनीबा, बात वहीं आ जाती है कि एक सियासत है जो अवाम के लिए है, एक सियासत है जो पसे पुश्त है। अगर उनको भी पता है कि इस सूरत में पाकिस्तान का कलमदान अगर लिया जाए तो वो एक ही दफ़ा के वज़ीर आज़म में, फिर आगे उनको जो है वो कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। इसलिए जितने तमाम तर मुश्किल फ़ैसले हैं वो नून लीग पर डाले जा रहे हैं, जो वो फ़ैसले ले रही है। फिर उसके बाद जो है वो एक टांग फंसा कर रखी जाती है जी हमें तो शामिल। ये सारी टैक्टिक्स जो है वो इलेक्शन के लिए हैं कि हम तो देखें पावर शेयरिंग की बात करते थे, हम तो जो है वो वजारतें लेना चाहते थे लेकिन हुकूमत ने हमें वजारत दी नहीं।
वजारत ख़ारजा की आपको जो है वो हो चुकी है ख्वाहिश की, लेकिन आपने उसको जो है वो मुस्तरद किया। फिर उसके अलावा जो अब आपकी पावर शेयरिंग्स चल रही हैं उसमें भी आपको ये कहा जा रहा है कि जो मेन जो वजारतें हैं आप वो आकर लें, ताकि जब एक कैबिनेट मीटिंग होती है तो जो अहम जिनकी पॉइंट्स होते हैं उसमें आप शामिल हो। लेकिन उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक जो है वो आमादा नहीं है। उनका ये कहना है कि जैसे साइड की जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो उसमें आप एंटी नारकोटिक्स देख लें, उसमें आप FIA देख लें, उसमें आप रेलवे देख लें, जिसमें जो सख्त फैसले हैं वो उनको ना लेने पड़े, क्योंकि उनको जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन ख़राब होते हुए नज़र आती है। अच्छा। तो और फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर हुकूमत के दरमियान हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेयरिंग करती है तो जो नून लीग है उसका स्टेक ज़्यादा है। नहीं तो ऐसे तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा फिर कह लें कि वो टेंशन में होना चाहिए कि वो इतने बड़े बड़े फैसले ले रही हैं जिनके खिलाफ भी आवाम हो सकती है। फिर तो देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जगह अगर इस वक्त पाकिस्तान में कोई और जमात भी होती जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जो हम लोग कर चुके हैं अपने मुल्क के साथ, तो वो इन केस आपको लेने ही पड़ते हैं। अगर आप प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि स्कूलों में कितने टीचर्स आते हैं और कितनी पढ़ाई होती है और कितनी जो है वो चीज़ें। अब PIA में आपको भी पता है कितनी जाली भर्तियाँ हैं, मुझे भी पता है कितनी जाली भर्तियाँ हैं। उनकी एयर होस्टेस जो हैं वो माशाल्लाह मेरी वालदा की उम्र की हैं। तो फिर हम क्या बात करेंगे यहाँ पर कि सख्त फैसलों की अगर आप बात करें तो प्राइवेटाइजेशन आपको करनी पड़ेगी। जब आपने आकर एक मुल्क को इतना खाया कि उसकी आपने जड़ें ही खोखली कर दी हैं, तो उसको गिरने से बचाने के लिए उसमें जो है वो सीमेंट तो थोड़ा बहुत डालना ही पड़ेगा ना। अब आप प्राइवेटाइजेशन की बात करें, अभी भी जितने हुकूमती इनिशिएटिव्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो मुझे ये बता दें कि कौन सी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो कि तैयार होती है और उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं किसी प्रोजेक्ट से पहले, जी ऐसे ही है। उसमें कोई ऐसा जिक्र हो कि आने वाले 100 साल में ये प्रोजेक्ट यहाँ पर होगा, उसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट सिर्फ ये होती है जी ये सॉइल जो है इस मंसूबे के लिए सही है। अच्छा। और इसमें जो है वो हुकूमत इतनी सब्सिडी देगी, बस ठीक है जी शुरू कर लें। आपने ऑरेंज ट्रेन्स बनाई हैं, आपने मेट्रो बसेस बनाई हैं, आपने ठीक है आवाम को बड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन आपको ये चीज़ भी देखनी है कि आप सालाना कितने अरबों रुपए उस पर आप सब्सिडी दे रहे हैं, फिर आप हुकूमती इदारे चला रहे हैं। मैं कल कहीं पढ़ा था कि अरबों में जो है वो आपके हुकूमती खसारे जा रहे हैं जो इदारे हैं, आप उन इदारों को क्यों बंद नहीं करते? फिर दूसरी बात है कि जिन इदारों को जब आपने शुरू किया था तो आपने क्या फिजिबिलिटी रिपोर्ट ली थी कि भाई 100 साल बाद इनका कि नहीं वो तो नहीं होगा। आपका पोस्ट ऑफिस अभी तक चल रहे हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। रेलवे आपका चल रहा है, रेलवे में जो बोगियां हैं वो सबसे ज्यादा खसारे में है। देखिए आपकी जो रेलवे की अगर आप बोगियों की बात करें जिसमें माल जाता है वो आपकी पड़ी हुई बर्बाद हो रही हैं। आप दूसरी जो निजी कंपनी है वो अरबों रुपए कमा रही हैं, आप इसको क्यों जो है वो नहीं सही तरीके से लेकर चलते। लेकिन वो बात वही है कि उसको भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाए। देखिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो फिर वो एक यही बात आएगी कि एक वक्त आएगा वफाक और हुकूमत जो बस बैठे देख रहे होंगे, बाकी सारे तो प्राइवेट काम कर रहे होंगे। बात है कि एक इदारे के पास वसाइल मौजूद हैं, एक आपके पास ट्रैक मौजूद है, एक हर चीज़ मौजूद, लेकिन उसको कामयाब बनाने का तरीका नहीं देखा जाता। उसको ये देखा जाता है कि मिनिस्ट्री किसको दी जानी है। अच्छा। वो अपनी कितनी सीटें एडजस्ट करेगा, हमारी कितनी लिस्ट लेकर जाएगा, हमारे कितने बंदे एडजस्ट करेगा और अगले इलेक्शन में हमारा क्या काम होगा। अब के जो मुज़ाकरात है उसका कोई रिजल्ट आपको नजर आता है कि नहीं आता? फोर्स ही कर पाते हैं आप इन चीज़ों को कि नहीं कर पा रहे? मुज़ाकरात, देखिए मुज़ाकरात की बात फिर वहीं पर है कि जो 9 मई वाला वकूआ है वो इतनी जल्दी आपकी सोच अकल फहम से बाहर जा नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि वो जिसको कहा जाता है कि इनकलाब था वो हमने भी देखा, आपने भी देखा कि वो जत्थेबाजी के अलावा और कुछ भी नहीं था। अब अगर मसला ये है कि 9 मई को अगर आप एक इस तरीके से फोर्सी कर दें कि इग्नोर कर दें कि जी ठीक है हो गया बात चल, तो फिर कल को जितनी सियासी जमातें हैं उनका यही वतीरा होगा कि ठीक है जी आओ हमला करो, 2 साल जो है वो जेलों में रहो, बाद में जो है वो हुकूमत ले लो। तो इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। हाँ रिलीफ दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप बात करें कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो चार्टर ऑफ डिमांड उन्होंने पेश करना है अगले हफ्ते उस पर आया जाएगा तो ये बात नामुमकिन है, क्योंकि उसमें जो बातें की जा रही हैं कि जो बानी PTI हैं वो बाहर आकर सियासत करेंगे और उसके बाद जो है वो सियासी कैदियों को छोड़ा जाएगा, हर चीज़ जो है वो शामिल होगी। तो वो इतना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जो 9 मई हमने भी देखा है वो इतना कोई सिंपल मैटर नहीं है कि उसको इसी तरह इग्नोर कर दिया। उसकी वजह ये है ना कि आप देखें जहाँ पर मॉब, जिस मुल्क में मॉब लिंचिंग होती हो और वाक़या होते रहते हो, तो अगर आप वहाँ पर ये वतीरा बना दें कि सॉर्ट ऑफ मॉब लिंचिंग के थ्रू आप हुकूमत ले सकते हैं, तो अब कल को इस मुल्क को कहाँ पर लेके जाएंगे? लेकिन है तो वो फिर भी सियासी जमात ना, और
फेमस भी है बहुत ज़्यादा। आप देखें कि लोग उनकी तरफ जाते हैं जो मर्जी हो जाए। मुनीबा, बात इस तरह है कि लोग, जो हमारी कौम है, हाँ। वो देखती है कि क्या चीज़ हो रही है मुल्क में, ठीक है, बयानिया जिसका स्ट्रांग बन गया उसका बन गया, लेकिन हमने जो है, क्योंकि एज अ सहाफ़ी हमने देखना उसका बैकग्राउंड क्या है। आप ये देखें कि अगर 2500 से 3000 या 4000 बंदा मुल्क पर हमलावर होता है, उसको पोर्ट्रे इस तरह किया जाता है कि इनकलाब है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ठीक किया गलत किया, इस बहस से हम बाहर निकल गए, इस बहस से अब हम बाहर निकल चुके हैं। थिंग इज़ कि अगर इनको जो है वो बग़ैर, जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है, अगर इनको बग़ैर किसी सज़ा के या फिर बग़ैर किसी बात के रिलीफ दिया जाता है, तो कल को मुस्लिम लीग नून भी है, कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, कल को MQM भी है, जिसकी हिस्ट्री रही है। हाँ, ऐसी रही है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक तो मुझे ये बताइए कि फंड्स की भी भरमार है, पंजाब में भी फंड्स दिए गए, जितने भी MPAs MNAs थे उनको उनके हलकों के फंड्स दिए गए। वहाँ पे तो चले काम हो जाएंगे जो मुस्लिम लीग नून के थे या इत्तेहादी जमातों के अगर होंगे, लेकिन जो अपोजिशन के थे उनके हलकों का क्या बनेगा? उधर काम कौन करवाएगा? उन्हें फंड्स कौन देगा? कौन पैसा देगा? वहाँ पे भी तो हम ही रहते, अवाम ही रहती है ना, काम तो अवाम के लिए होना चाहिए। देखें, बात फिर वहीं आ जाती कि इलेक्शन टू इलेक्शन गेम होती है, उससे आगे कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा। अब इस दफ़ा जो है वो मुस्लिम लीग नून ने एक क्राइटेरिया ये बनाया कि जहाँ जहाँ से वो हारे हैं उन्होंने उनको मार्कआउट किया है, और जो मैंने बात की है, और उसको जो है वहाँ पर अपने बंदों को लगा कर वहाँ पर काम करवाया जाएगा। अच्छा। ताकि नेक्स्ट टाइम जो है उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि जो तकरीबन 20 से 30% जो वोटिंग होती है ना, वो हमेशा हवा देकर होती है। जब एक वोटर जो है वो बाहर निकलता है, वो देखता है भाई किसके नारे ज़्यादा हैं, किसकी हवा ज़्यादा है क्या, और उधर से वोटिंग होती है। तो जब आप देखें कि हल्के में जो है वो काम मुखालिफ पार्टी करवाएगी, उसकी जो है वो नारेबाजी ज़्यादा होगी, उसकी हाइप ज़्यादा होगी। अच्छा। तो उसको जो है वो कवर करने की कोशिश की जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप बात की जाए जो अपोजिशन के हल्के होते हैं, उसमें ये नहीं होता कि अपोजिशन अगर एक हल्के पे, तो उस हल्के में जो वो कोई काम नहीं होगा। अच्छा। उसमें किया ही जाता है कि काम हो जाता है, और जो तख्ती है वो उस उम्मीदवार की लगाई जाती है जो हारा होता है। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है ना कि मतलब आप हारे भी हैं, फिर भी आप जो है वो गलियों के काम भी करवा रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। तो ये एक बड़े सिंपल टैक्टिक्स होते हैं जहाँ पर, लेकिन वहाँ पर उस तरीके से आप पैसा लगता नहीं देखते जो आप हुकूमती नुमाइंदे को देखते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि वहाँ पर पीने वाला पानी भी जो है वो बंद हो चुका है, तो फिर उसको तो ठीक करना है ना, उसका तो मसला है। तो फिर वो जो है वहाँ पर चीज़ें कर दी जाती हैं। फिर कुछ चीज़ें जो है वो असम्बली के थ्रू हो जाती हैं, जब आप असम्बली में चीज़ें जो ले आते हैं, फिर उसको जो है वो डायरेक्टली मिनिस्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। तो वो फिर अगर दूसरे बंदे की नहीं लग सकती तख्ती, तो फिर मिनिस्टर की लग जाती है। तो वो अपोजिशन जो है वो एक वतीरा है, उसका तो नाम आप छोड़ दें, लेकिन जो अगर आप बात करें तरीकाकार, तो वो हुकूमतों के पास मौजूद होता है। अगर वो दिल के साफ़ हों और नीयत के अच्छे हों तो काम हो सकते हैं। ये मसला नहीं कि काम नहीं हो सकते। तो वो तरीक़ेकार होते हैं अपने नंबर टांगने के, अपनी चीज़ें बनाने के। इसमें जो कहा जाता है कि जी अपोजिशन हल्के में बिल्कुल पैसा नहीं लगता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप बात करें दीपालपुर की और कसूर की, तो जो बिज़नेस रूट्स हैं उनको आप ख़राब नहीं छोड़ सकते। उसकी वजह ये है कि अगर आप उसको ख़राब छोड़ेंगे तो जिधर आपने पैसा लगा दिया है वो भी बर्बाद हो जाएगा। आप फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल, एक सीधी सड़क है, ठीक है, अगर आप उसका आधा हिस्सा बना देते हैं और जो उसकी बैक साइड है वो आप नहीं बनाते, तो जितने ट्रक्स लोड होकर जो आते हैं वो आपकी जो नई बनी हुई सड़क है उसको भी तबाह करते हैं। ऐसे ही है, तो उसमें जो है वो प्रोजेक्ट्स इस तरीके से लाइन कर लिए जाते हैं कि जो तख्ती जो है वो मिनिस्टर की लग जाती है या फिर हुकूमती नुमाइंदे की, काम हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि जनाब अगर आप जिस हल्के से हारे हैं तो वहाँ पर काम नहीं होगा, तो काम हो जाएगा। तो ये मामलात थे पंजाब के, ख़ास तौर पर कि यहाँ पर सियासत कैसी चल रही है और पार्टीज़ की क्या परफॉर्मेंस रही है। हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और यहाँ पे मुझे इजाज़त देनी है, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।